मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम बीए पार्ट 1 में द इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका के संबंध में चर्चा करेंगे कि जो भारतीय न्यायपालिका का जो स्वरूप है कैसा है। इसके पूर्व की वीडियो क्लासों में अभी तक जो हम सरकार के अंगों की बात करते रहे हैं, तो सरकार के हम अभी तक 2 अंगों की बात हम कर चुके हैं, जिसमें से लेजिस्लेटिव पार्ट, विधायी या विधायिका संबंधित, एग्जीक्यूटिव ये कार्यकारी अर्थात विधायिका और कार्यपालिका संबंधित हम सरकार के 2 अंगों की तो चर्चा कर चुके हैं। लेकिन तीसरे अंग या थर्ड पार्ट के रूप में हम जुडिशरी की चर्चा करेंगे। और हमारे जो जुडिशरी का जो स्वरूप है, नेचर ऑफ इंडियन जुडिशरी, जो भारतीय न्यायपालिका की जो प्रकृति है या उसका जो नेचर है, वो किस प्रकार का है। क्योंकि विश्व के अन्य देशों की जो न्यायपालिका है तो हमारे न्यायपालिका से डिफरेंट है। भारतीय शासन प्रणाली का जो तीसरा आधार है, स्तंभ है, न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघीय है, किंतु न्यायपालिका जो जुडिशरी है क्या है, एकीकृत या इंटीग्रेटेड है। इसका तात्पर्य यह है कि पूरे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और पृथक पृथक या अलग अलग स्टेट या राज्यों की जो बात करें तो सभी लगभग राज्यों में या उनमें से कुछ ज्वाइंट जो है हाई कोर्ट भी हैं कि 2 राज्यों का जो है एक उच्च न्यायालय भी है। तो प्रत्येक राज्यों में क्या है, एक उच्च न्यायालय है। और इस प्रकार से यदि हम बात करें तो भारतीय न्यायपालिका का जो स्वरूप है क्या है, शंकु की तरह है। और उस शंकु की तरह स्वरूप में पहले सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके नीचे जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद फिर लोअर कोर्ट है, और लोअर कोर्ट के बाद फिर जो मुंसिफी न्यायालय जो प्रत्येक जिले में होते हैं जो है मुंसिफी न्यायालय होते हैं, जिन्हें जिला एवं सत्र न्यायालय भी कहते हैं जो है। और जिला एवं सत्र न्यायालय को भी उसको सिविल कोर्टेड, जब उसी जज के द्वारा जब सिविल मामले सुने जाते हैं तो उसका नाम दूसरा हो जाता है। और जब उसी के संबंध में जो है अब आपराधिक केस सुने जाते हैं तो उसका नाम जो है चेंज हो जाता है। तो सिविल मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेट को मुंसिफी या मजिस्ट्रेट ऑफ सिविल जज कहा जाता है। जो जिला स्तर पे जो न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो कोर्ट होते हैं, तो जब कोई जज या न्यायाधीश सिविल कोर्ट की न्यायालय में सुनवाई करता है, सिविल मामलों की सुनवाई करता है, तो उसको मुंसिफी या जो है मजिस्ट्रेट या सिविल जज कहते हैं। तथा जब आपराधिक मामलों को देखने वाली मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेटों को न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों का जो मुख्य या प्रमुख जो होता है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको CJM कहते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। और इसके साथ साथ जो न्यायपालिका के स्वरूप की यदि हम बात करते हैं तो प्रत्येक मुंसिफी के नीचे न्याय पंचायत स्तर पर जो है भी न्यायालय होते हैं। जो न्याय पंचायत जो कई ग्राम सभाओं को मिला करके एक न्याय पंचायत का निर्माण होता है, तो उस न्याय पंचायत के स्तर पर भी न्यायालय का गठन की बात कही गई है। इस प्रकार हम यदि देखते हैं
तो इसके आधारभूत बेस पर देखते हैं तो इसका बेस विस्तृत है, और उसके जब शीर्ष पर देखते हैं तो उसका जो है शंकु के जैसे आकृति का निर्माण होता है। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका क्या है? एकीकृत न्यायपालिका है। तो हम न्यायपालिका के पूर्व इसके थोड़ा सा हम कंसेप्ट, उसके अवधारणा पर बात करेंगे कि जो न्यायपालिका की बात कही गई है, जो भारतीय न्यायपालिका की बात कही गई है, इसका जो प्रावधान किया गया है, तो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में संविधान के गठन या उसके विभिन्न जो है प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके संबंध में अभी हम पहले थोड़ा सा अब इसमें एक बैकग्राउंड जानते हैं। न्याय की जब हम बात करते हैं, न्याय सभ्य समाज का क्या है? एक आधार है। इसे जीवन का अंतिम मूल्य भी कहते हैं। जैसे संत अगस्टाइन ने लिखा है कि न्याय के अभाव में राज्य एक तरह से डाकुओं का झुंड बन जाता है। सरकार के अंगों में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना कार्यपालिका और बिना विधायिका के तो किसी राज्य का शासन व्यवस्था का संचालन तो किया जा सकता है, लेकिन बिना न्यायपालिका के किसी भी राज्य के शासन व्यवस्था के संचालन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका के बिना हम उस देश का जो है शासन चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो न्यायपालिका है, सरकार के अंगों में एक तरह से संतुलन चक्र के रूप में काम करती है, एक तरह से बैलेंस के रूप में काम करती है। इस विश्व की सबसे शक्तिशाली यदि न्यायपालिका की बात करें तो विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका कहाँ की है? अमेरिका की न्यायपालिका है। उसका मुख्य रीजन ये है कि वो क्या है? प्राकृतिक कानूनों पर बंधी हुई है। अब वो जब प्राकृतिक कानूनों पर बंधी है अमेरिका की न्यायपालिका, इस वजह से प्रेजेंट स्थितियों या केस के नेचर को देखते हुए वहां के न्यायाधीश तत्कालीन स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय दे सकते हैं। वो संविधान की लिमिटेशन से बंधे हुए नहीं होते हैं। न्याय को जो अंग्रेजी में जस्टिस शब्द से जानते हैं, अंग्रेजी में इसको न्याय को क्या कहते हैं? जस्टिस कहते हैं। जो लैटिन शब्द जो है जस से निकला है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के आधार पर यदि बात करें तो जस्टिसिका का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है समाज को जोड़ना। तो जो न्याय है, तो न्याय का आशय इस प्रकार से हम समझे कि न्याय का आशय होता है समाज को जोड़ना। जहां प्राचीन काल के न्याय की हम बात करते हैं, आज की नहीं, हम एशियन पीरियड की बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं। तो जो प्राचीन काल में न्याय का स्वरूप था वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप था। तो नैतिक मोरल जस्टिस प्लस लीगल जस्टिस इक्वल क्या होगा? सोशल जस्टिस। कानूनी न्याय प्लस नैतिक न्याय बराबर क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय। तो प्राचीन काल की जब हम न्याय की बात करते हैं व मध्यकाल की बात करते हैं, तो प्राचीन काल में व मध्यकाल में न्याय का जो स्वरूप था नैतिक न्याय का बोलबाला था। और वही आधुनिक काल में जो हम बात करते हैं तो आधुनिक काल में कानूनी न्याय का विचार आया। आधुनिक काल का जो शुरुआत होती 16वीं शताब्दी से हो जाती है। तो 16वीं शताब्दी के बाद जो है कानूनी न्याय का विचार आया।
विशेष 20वीं शताब्दी 20th सेंचुरी की जब बात करते, विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 20वीं शताब्दी का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सामाजिक न्याय में बदल गया। तो जो वर्तमान में न्यायपालिका का जो स्वरूप है न्याय का, वो क्या है? सामाजिक न्याय पर आधारित है। और सामाजिक न्याय का अर्थ है गरीब का हित, क्योंकि सरकार भी कहती है भले उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करने में बीच बीच में उनको रुकावट या ब्रेकअप या बाधाएं आती हैं, लेकिन जबकि किसी मंत्री के द्वारा जब स्टेटमेंट दिया जाता है तो यही बोलते कि हमारी प्रत्येक योजना का उद्देश्य समाज में रहने वाले प्रत्येक अंतिम व्यक्ति के लिए है। अंतिम व्यक्ति का आशय उनके कहने का यह है कि समाज में रहने वाले वह व्यक्ति जिनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, जो सभी सुविधाओं से वंचित हैं और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में समाज में ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? पहले लाभ देना है। अर्थात न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ देना है। जिसके पास कम से कम सुविधाएं हो, पर्सनल, वो कम से कम अरेंज कर पा रहा हो अपने जो है ज़रूरत की चीज़ें, रिक्वायर की चीज़ों को, जो है जो उसकी बेसिक नीड होती हैं, उसको मैक्सिमम बेनिफिट देना, अधिकतम लाभ देना है, फायदा पहुंचाना है। यही जो है सोशल जस्टिस है, यही सामाजिक न्याय है, अर्थात गरीब का हित। तो जो संघात्मक व्यवस्था वाले देशों की हम यदि बात करते हैं तो एक स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक है, ताकि वह संविधान की व्याख्या करके संघ एवं राज्यों के बीच विवादों को क्या करे? निपटा सके। और संघ और राज्यों, क्योंकि न्यायपालिका का जो उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का जब कोई विवाद होगा उनको शांत करने का काम, उनको डिसीजन देने का काम, उस संविधान में दी गई व्यवस्था की व्याख्या करके अंतिम निर्णय देने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। तो केंद्र और राज्यों की शक्तियों को स्पष्ट कर सके कि आपका क्या लिमिटेशंस है, आपकी क्या सीमा रेखाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की क्या सीमा रेखाएं हैं। अपनी अपनी सीमा में या अपने अपने निश्चित जो है डेडलाइन में रहते हुए, निर्धारित सीमा पर रहते हुए अपने कार्यों का क्या करें? संपादन करें। तो यूएसए में दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। संयुक्त यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जब हम बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, तो वहां पर जो संघात्मक व्यवस्था के जो देश हैं वहां पर न्यायपालिका का स्वरूप भी क्या है? संघात्मक है, दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है। लेकिन भारत में न्यायपालिका जो है, जो सिस्टम है, तो क्या है? संघात्मक है, फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है। लेकिन यहाँ के न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? इंटीग्रेटेड नेचर से, अर्थात एकीकृत व्यवस्था जो है उसका स्वरूप है, जिसका आकार पिरामिड नुमा है। जैसे हमने बताया कि शीर्ष पे आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे लोअर कोर्ट है, उसके नीचे लोअर कोर्ट के बाद जो है क्या है? सेशन कोर्ट होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं। उसके नीचे क्या होते हैं? मुंसिफी, और उसके नीचे सबसे नीचे 5वें स्तर पर जो होते हैं, उस न्यायपालिका के अंतिम जो कड़ी होती है वो क्या होती है? न्याय पंचायत स्तर पर जो होती है, अंतिम छोटा न्यायालय होता है। इन सभी न्यायालयों के क्या है? ज्यूरिस्डिक्शंस हैं, क्षेत्राधिकार हैं कि कौन सा न्यायालय किस दायरे पे अपना डिसीजन दे सकते हैं, उनकी एक सीमा रेखाएं हैं। और स्वतंत्र जो है उस पर क्या है? इन सभी का जो अधीन अधिकार क्षेत्र है, प्रत्येक अपने से बड़ा जो सीनियर न्यायालय है वो अपने से जूनियर पर क्या करता है? प्रशासनिक क्षेत्राधिकार उसको प्राप्त होता है। ठीक।
तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के पूर्व इसको क्या कहते थे, इस सुप्रीम कोर्ट को जो हम सर्वोच्च न्यायालय कहते, उसको स्वतंत्रता के पूर्व हम इसको क्या कहते थे, फेडरल कोर्ट कहते थे, संघीय न्यायालय कहते। यह भारत का अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध जब हम स्वतंत्रता के पूर्व की बात करते हैं तो इसके विरुद्ध हम जो अपील जो है ब्रिटेन स्थित प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। अब प्रीवी काउंसिल जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो लॉर्ड सभा की एक क्या होती, एक तरह से कमेटी होती है, उसमें प्रीवी काउंसिल होती थी, एक परिषद होती थी। उस परिषद के द्वारा अंतिम डिसीजन दिया जाता था। तो ब्रिटिश संसद में जो लॉर्ड सभा होती है, लॉर्ड सभा के जो है अंदर ही एक प्रीवी काउंसिल का जो है गठन किया जाता था और किसी भी निर्णय के संबंध में अंतिम डिसीजन देने का काम प्रीवी काउंसिल करती थी। लेकिन जब जैसे ही भारत 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता के तौर पर जो है भारत का स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय घोषित किया गया, उद्घाटन हुआ, तो उसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट कर रख दिया गया। सुप्रीम माने सर्वोच्च, अर्थात उससे कोई बड़ा अब सर्वोच्च या कोई न्यायालय भारत के अंदर नहीं। अंतिम जो निर्णय भारत का जो सुप्रीम कोर्ट देगा उसी को सर्वमान्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और इसका जो है प्रीवी काउंसिल की मान्यता को क्या कर दिया गया, रद्द किया गया। तो इसमें जो इस भारत में अंतिम अपीली न्यायालय घोषित किया गया जो है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। अब इसके विरुद्ध अपील कहीं नहीं की जाएगी। तो जो इसका जो है न्यायपालिका का जो मुख्य काम है, मौलिक अधिकारों का क्या है, संरक्षण करना। कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में पहला जो है काम क्या होता है, जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को, तो न्यायपालिका का कार्य होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना, संरक्षण प्रदान। संविधान का अभिभावक एक गार्जियंस के रूप में काम करता है न्यायालय, और लोकतंत्र का प्रहरी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों को है। मतलब उसके संरक्षण का काम हाई कोर्ट की भी रिस्पांसिबिलिटी और सुप्रीम कोर्ट की भी है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्राप्त है, लेकिन संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को हो, वही सुप्रीम कोर्ट को है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट को, अर्थात कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट देती है तो अपने स्वयं के निर्णय का भी पुनरावलोकन कर सकती है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं संविधान में, तो संविधान में हमारे यहाँ जो न्यायपालिका के व्यवस्था जो उसका प्रोविजंस किया गया है, उसका प्रावधान किया गया है, तो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की बात कही गई है। और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में संविधान के में सर्वोच्च न्यायालय और की बात जो है बात कही गई है। उसमें उनके विभिन्न जो है आर्टिकल्स या जो में उनमें किस आर्टिकल्स में क्या क्या प्रावधान किया गया है उसको विस्तृत जो है अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम इसमें ये बात करते हैं कि जो इसमें न्यायपालिका के संबंध में अभी हम देखा कि हमारे न्यायपालिका का स्वरूप क्या है, न्याय का आशय क्या है। उस न्याय से जो हम बात करते हैं तो न्याय का यहाँ क्या है, जो है अंग्रेजी शब्द जो है जस्टिस से निकला है, जो लैटिन शब्द जस्टिसिया से लिया गया है, जिसका आशय होता है समाज को जोड़ना। अर्थात टुकड़े टुकड़े के रूप में जो समाज विघटित है उसको क्या करना है, जोड़ने का काम करना है, ताकि आपस में सामंजस्य बनाने का काम किसका है, न्यायपालिका का काम है। और संविधान के संरक्षक, मौलिक अधिकारों के संरक्षक, लोकतंत्र के प्रहरी का काम जो है न्यायालय करेगा।
तो सरकार, अब जब सरकार के अंगों की बात करते हैं तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसके पूर्व हमने विधायिका और कार्यपालिका के अंगों की तो हम चर्चा विस्तृत कर चुके हैं, लेकिन न्यायपालिका की चर्चा आज कर रहे हैं इस वीडियो क्लास में। तो हमने अभी जो है अपने न्यायपालिका के स्वरूप के संबंध में आज जो है ये जानकारी प्राप्त किया। तो अब इसमें हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ये तो एक तरह से थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि न्याय क्या है, न्याय का उसका अपने न्यायपालिका का स्वरूप क्या है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में जो प्रावधान किए गए संविधान के अनुच्छेद 124 में एक में दिया गया है, और 124(1) के तहत मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक न्यायाधीश, कौन सा होगा, मुख्य न्यायाधीश, और 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये क्या न्यायाधीश हमेशा इतने ही बने रहेंगे? इसके संबंध में उनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि के संबंध में अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश के वेतन व सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार किसको है? संसद को। तो भारतीय संविधान के जो मूल संविधान की जब हम बात करते हैं उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की बात कही गई है। तो अब संसद अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय जो है अधिनियम पारित करके उसकी संख्या 7 से बढ़ा करके 10 कर दिया। तत्पश्चात उसके बाद जो है समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया गया। तो 1960 में इसकी संख्या 13 कर दी गई से जो है, और 1977 में इसकी संख्या जो है 17 कर दी गई, 17। 1986 में 1986 में 25 कर दी गई, और वर्ष 2009-10 पे इनकी संख्या बढ़ा करके जो है 30 कर दी गई। उनमें एक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इस प्रकार यदि हम बात करें तो जो है वर्तमान में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जो प्रावधान किया गया है 30, और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार से कुल न्यायाधीशों की संख्या, अगर टोटल जो है न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो 31, अर्थात 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश जोड़ करके उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है। तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का काम किसको दिया गया है? संसद को, कि उनकी संख्या में वृद्धि करना है, उनके क्षेत्राधिकार में चेंजिंग करनी है, और न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। और सर्वोच्च सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में स्थित है, किंतु वह जो किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ये अन्य किसी स्थान का मतलब अन्य स्थान पर भी किसी भी केस की सुनवाई कर सकते हैं, यदि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसे सुनवाई के लिए निश्चित करते हैं। यदि राष्ट्रपति के परामर्श से, जैसे मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के वो अब किसी भी केस की सुनवाई अन्य स्थान पर भी कर सकते हैं। तो ये किस पे कहा गया है? आर्टिकल 130 में कहा गया है। तो अभी तक हैदराबाद और श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ऐसी बैठकें की हैं। इसके पूर्व हम बात करते हैं तो हैदराबाद और इसकी श्रीनगर, अब दोनों का जो नाम और स्वरूप में चेंज हो चुका है।
तो अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है श्रीनगर में जो है, और हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश की जो पूर्व राजधानी थी जो है, तो वहाँ पर जो क्या है ऐसी सुनवाई या बैठकें हो चुकी हैं। अब क्वालिफिकेशन ऑफ जज, न्यायाधीशों की क्या है योग्यता के संबंध में हम डिस्कशन करें। तो संविधान के जो है अनुच्छेद 124(3) आर्टिकल 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित जो है योग्यताओं का होना आवश्यक है। उन पे क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कैसे जज वहां बैठाले जाएंगे, तो उनकी क्वालिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट पे है वह भारत का नागरिक हो। जो सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को बनाने की जो प्रक्रिया है, कोई जज बनेगा उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो पहली क्वालिफिकेशन है पहले पॉइंट के रूप में वह भारत का नागरिक हो। सेकंड, वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्ट होते हैं कम से कम या मिनिमम जो बात करते हैं 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। जब कोई वहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा तो उससे पहले कम से कम 5 वर्ष तक एक से अधिक उच्च न्यायालयों में जो है 5 साल तक जो है जो न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुके हों। नेक्स्ट पॉइंट में वह एक से अधिक उच्च न्यायालय में कंटिन्यू अर्थात लगातार मिनिमम 10 ईयर तक 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति यदि चाहें या उनकी नज़र में या उनकी दृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, बहुत पारंगत हो, तो उसको इमिनेंट की बात करते हैं, इमिनेंट जुडिशरी की बात करते हैं, पारंगत हो विधि के क्षेत्र में। तो ऐसे व्यक्तियों को भी जैसे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजों के जो प्रोफेसर्स होते हैं ला के, या उनके जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के विधि के जो प्रोफेसर्स हैं, उनको भी राष्ट्रपति चाहे तो न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दे सकते हैं या नियुक्त कर सकते हैं। तो ये रही जो है न्यायाधीशों की क्वालिफिकेशन। राष्ट्र जो है न्यायाधीशों के गठन की बात, तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस की बात होती है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो आर्टिकल 124(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कंसल्टेशन करने के पश्चात जिनसे परामर्श करना आवश्यक समझे उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। उसके जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जिनसे परामर्श करना उचित समझे तो परामर्श करने के पश्चात ही वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की तो बात कही गई है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात नहीं कही गई है। उसके संबंध में यूं कहें कि उसके जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस है, जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कही गई, उसके संबंध में कोई अलग से कोई प्रोसेस या उसके लिए को जो है प्रावधान नहीं किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो वरन प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक ही प्रक्रिया दी गई और इसके साथ साथ जितने भी न्याय अपॉइंटमेंट होंगे न्यायाधीशों की, उनके लिए एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। संविधान के लागू होने पर प्रक्रिया से हटकर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को
मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए जाने की प्रथा विकसित हुई, क्योंकि उस समय की जो प्रक्रिया थी, तो जो श्रेष्ठ जो सीनियर जो है जज थे, उन्हीं को जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाने की जो एक क्या है प्रथा धीरे धीरे डेवलप हुई, कि जो सीनियर मोस्ट जो है जज होंगे उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। जो 1973 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के संबंध में जब क्या हुआ, जो है उस समय जो केस चल रहा था केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के संबंध में, तो जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जो जज थे, मुख्य जज और 3 अन्य जज, उन्होंने जो निर्णय दे दिया वो सरकार के अपोजिशन में दे दिया, विरुद्ध दे दिया, और केंद्र सरकार जो है उससे नाराज हो गई। उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार के अगेंस्ट जो है न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया, तो इंदिरा गांधी सरकार ने वरिष्ठता के जो है इस प्रथा का उल्लंघन करते हुए उन तीनों जजों को उस लाइन से बाहर करके चौथे नंबर के एएन अजीतनाथ रे, एएन रे जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के चौथे नंबर के जज थे, उनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दे दी। क्योंकि उस समय उसका जो जैसे निर्णय दिया सब सरकार के विरुद्ध, उसने केशवानंद भारती संबंध में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के दिया, तो उससे कुछ ही घंटों के बाद जो न्यायमूर्ति जो है 3 न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति और 1 मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश का समय तो हो ही चुका था, लेकिन जो 3 अन्य न्यायाधीश थी, JS सेलट, KS हेगड़े तथा AN ग्रोवर की वरिष्ठता का उल्लंघन कर अजीतनाथ रे का जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया। उस तत्कालीन समय में जो मुख्य न्यायाधीश थे MM सीकरी की अध्यक्षता में 13 सदस्यों की न्यायाधीश जो है क्या है संवैधानिक पीठ का प्रावधान किया गया, क्योंकि संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार किसको है? संविधान पीठ को है। तो संविधान कोई भी संवैधानिक पीठ बनाई जाएगी तो उसमें कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि 5 से कम यदि सदस्य संख्या है तो वो संवैधानिक मैटर पर कोई डिसीजन नहीं दे सकते हैं। और अधिकतम की यदि बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जितने अधिकतम संख्या कितनी 31, तो मिनिमम सदस्य संख्या संवैधानिक पीठ की हो सकती है 5 और अधिकतम हो सकती है कितनी? 31। इस प्रकार से जो है संविधान की